आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंटीबायोटिक। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 6th सेम की। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक से। सबसे पहले आप जानेंगे एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक ना वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इनको फिर यूज किया जाता है किल करने के लिए अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और लो कंसंट्रेशन पे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए ये है क्या। देखिएगा, द केमिकल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज, एंड इनहिबिट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लो कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे बार बार क्या है, वेरियस स्पीसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनसे तो ऑब्टेन्ड किया जाएगा, और फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अदर स्पीसीज हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड किया जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल करने के लिए यूज किया जाएगा, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। राइट, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है उसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, जो पेनिसिलिन है उसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन जो पेनिसिलिन है वो ऑब्टेन्ड होती है कहाँ, फंगस से। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, उससे पेनिसिलिन को ऑब्टेन्ड किया जाता है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो फंगस है वो एक अदर स्पीसीज है जिसे ऑब्टेन्ड किया जाता है, और जो बैक्टीरिया है वो अलग स्पीसीज है, उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बैक्टीरिया और फंजाई है दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड किया और दूसरे ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज किया। तो ये मतलब है यहाँ पे इसका। राइट, तो आगे देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। क्या है हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक की हिस्ट्री है इसको तीन फेज के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है वो है इम्पेरिकल फेज, दूसरा एर्लीज फेज है, तीसरा मॉडर्न फेज है। ठीक है, अलग अलग फेज में अलग अलग चीज़ें हुई हैं। क्या हुई हैं देखते हैं। सबसे पहला फेज है इम्पेरिकल फेज। इस फेज के अंदर क्या हुआ, जो सोयाबीन की मोल्डेड कर्ड है इसको चाइनीज़ के द्वारा यूज किया गया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ठीक है, और इसी फेज के दौरान हिंदुओं ने चालमुगरा ऑयल को यूज किया लेप्रोसी को ठीक करने के लिए। ठीक है, पैरासिलस साइंटिस्ट आए फिर इसी फेज के दौरान, उन्होंने मरकरी को यूज किया सिफिल्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, फिर सिंकोनाबार को यूज किया गया फीवर को ठीक करने के लिए। तो इस फेज में क्या यूज किया गया, किस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, वो सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने लायक कोई बात है नहीं, इसलिए ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अब एनरिच फेज में क्या हुआ, एनरिच फेज में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ डाइज ना टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। एनरिच ने ये ऑब्जर्वेशन की और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने न्यूयॉर्स फिनामाइन को डेवलप किया और ये यूज किया गया फिर सिफिल्स की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो एनरिच के द्वारा सिफिल्स को ठीक करने के लिए ये यूज किया गया, और जो एनरिच साइंटिस्ट थे ना इन्होंने ही जो वर्ड है कीमोथेरेपी इसको दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एनरिच साइंटिस्ट ने काम किया था, इसलिए इसका फेज एनरिच फेज भी रखा गया है। अगला फेज देखिए मॉडर्न फेज। ये मॉडर्न फेज क्या है, इसके अंदर क्या है, जो डोमेक साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोंटोसिल ड्रग को देखा कि जो प्रोंटोसिल ड्रग है ना ये इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले किसने देखा, डोमेग ने देखा था। 19th सेंचुरी के अंदर देखा कि जो प्रोंटोसिल है वो पायरोजेनिक इन्फेक्शन है उसको क्या है, ठीक कर सकती है। पायरोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, जो पस की वजह से इन्फेक्शन बन जाता है वो होता है पायरोजेनिक इन्फेक्शन। राइट, तो जो डोमेक साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा प्रोंटोसिल का इफेक्ट कि ये इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। फिर 1929 के अंदर ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, और ये एक्सीडेंटली हुआ, बाय चांस किया है, खुद से ये नहीं किया कि इस पे ये कुछ डिस्कवरी चल रही थी, ऑब्जर्वेशन चल रही थी तो पेनिसिलिन का क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। नहीं, ये एक्सीडेंटली हुई। ये कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना लैब के अंदर थे और उनके पास थी पेट्री डिश और उसके अंदर थे
स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे पेट्री डिश के अंदर, पेट्री डिश तो आपको पता ही होगी, लैब में आपने यूज की होगी। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थे, तो उन पे वो काम कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कई दिनों से। तो क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट है वो थोड़े दिन के लिए वैकेशन पे चले गई, छुट्टियों पे चले गए वो। फिर क्या है, जैसे ही वो वैकेशन से लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि पेट्री डिश के अंदर ना कहीं कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है, वो थी फंगस। ठीक है, कहीं कहीं बनी हुई है। उन्होंने देखा इसके आसपास ना जहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो बाद में इन्होंने इस पे काम किया और ये पाया कि जो ये चीज़ है ना ये फंगस है। ठीक है, और ये है पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलियम नोटेटम है, ये एक फंगस है और ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल होते जा रहे हैं, और इसके चारों तरफ क्या है, बैक्टीरिया है ही नहीं है। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली क्या है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। जो फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, वो पेनिसिलिन रिलीज करती है, और जो पेनिसिलिन है वो क्या करता है फिर जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसको बनने ही नहीं देता है, उसको तोड़ देता है। तो इसलिए वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी, और एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 के अंदर सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो इसको प्यूरीफाई नहीं कर पाए। अगर प्यूरीफाई नहीं कर पाए तो इसको यूज में कैसे लेके आएंगे। तो फिर बाद में चेन और फ्लोरे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाद में इसको फिर आगे रिसर्च को बढ़ाया और इस पर फिर ऑब्जर्व किया, और फिर 1939 में ये काम पर लगे थे, और 1941 के आते आते तक 1941 तक इन्होंने क्या है इसको प्यूरीफाई कर लिया था, और बाद में फिर ना पेंसिलिन को क्लिनिकली यूज में लेके आया गया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था बट प्यूरीफाई नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, फिर चेन और फ्लोरे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिर क्लिनिकल यूज के लिए लेके आया गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या है, जो पेंसिलिन की डिस्कवरी है और फिर इसको यूज में लेके आया गया, तो पेंसिलिन से रिलेटेड 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखे जाते हैं, फ्लेमिंग का, चेन और फ्लोरे का, क्योंकि तीनों का योगदान था पेंसिलिन की डिस्कवरी और यूज तक को लेके। राइट, फिर बाद में इनको ना नोबेल प्राइज भी मिला था। डोमेक जो साइंटिस्ट थे इनको भी मिला इनकी डिस्कवरी के लिए, और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चेन फ्लोरे थे इनको भी मिला। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठा मिला था, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे था इनको इकट्ठा मिला था। ठीक है, और डोमेक को मिला था। और एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे वाक्समैन, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, यह दूसरी एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी। ये एक्टिनोमाइसिटीज पे काम कर रहे थे वाक्समैन, फिर उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था 1944 के अंदर। ठीक है, और फिर जो वाक्समैन साइंटिस्ट है इसको भी क्या नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनकी डिस्कवरी के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ थी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी, क्योंकि उस दौरान क्या है, वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे जो सैनिक है वो घायल हो रहे थे, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी कि इनको ठीक कर सके, तो वही क्या है, इनकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर साबित हुई थी उनको ठीक करने के लिए, जो उनके वाउंड्स हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। तो इसलिए इनको क्या है, इनकी डिस्कवरी के लिए क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ऑल ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट, डोमेक, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे एंड वाक्समैन, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरीज। बाद में फिर क्या है, एडवांस इन मेडिकल केमिस्ट्री प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक एजेंट्स। बाद में फिर और एंटीबायोटिक आई, धीरे धीरे करके और आई। तो नॉर्मली जो हिस्ट्री है यहाँ तक आपको याद करनी है। तो ये हमारी हिस्ट्री थी, तो 3 फेज़ के अंदर डिवाइड की गई थी, और किस फेज़ के अंदर क्या क्या हुआ है वो सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने लायक था नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, आपको याद करना है। एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, ये मत सोचना कि हिस्ट्री है तो नहीं आएगी, आ सकता है। ठीक है, कई बार आया है पहले भी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एंटीबायोटिक से रिलेटेड, जो कि पूरी मेडिक कैम के अंदर आपको काम में आने वाले। देखिए,
पहला जो वर्ड है वो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या होता है इनका मतलब? देखिए, वो एंटीबायोटिक जो केवल कुछ स्पीसीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ स्पीसीज हैं उन पे काम करेंगी, उन्हीं को किल करेंगी, उन्हीं की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी, केवल कुछ। ठीक है, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि जो लार्ज वैरायटी है, जो स्पीसीज की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लार्ज वैरायटी है उन पे काम करेंगी, वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, दोनों का मतलब है ये। अब साइडल और स्टैटिक पे आते हैं। बैक्टीरिसाइडल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है? देखिए, बैक्टीरिसाइडल, साइडल मतलब होता है किल करना, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया को किल कर दे वो क्या है, बैक्टीरिसाइडल। अब है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियो प्लस स्टैटिक। स्टैटिक होता है रोक देना, स्टैटिक मतलब एक जगह रोक देना। ठीक है, मोशन में ना होना। ये स्टैटिक वर्ड कहाँ आता है? ये आता है आपका फिजिक्स के अंदर। तो स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना। अब जो बैक्टीरिया है और जो स्टैटिक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो आगे ग्रो ही ना कर पाए, वो आगे फिर इन्फेक्शन को और फैला ना सके। तो बैक्टीरियोस्टैटिक, ये हो गए 4 वर्ड। लिखना कैसे हैं? देखिए, some may be effective against only a few species of microorganism. They are called narrow spectrum antibiotics. Some may be effective against a large variety of species of microorganisms. They are called broad spectrum antibiotics. Bactericidal क्या होता है? Antibiotics which kill bacteria are called bactericidal. जो बैक्टीरिया को किल कर दे और जो ग्रोथ को रोक दे। एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक, उनको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलेंगे। ठीक से, ठीक है। आगे देखिए क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक आफ्टर ए टाइम। देखिए क्या होता है, जब भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली जाती है ना, बार बार वही एंटीबायोटिक ले रहा है कोई भी इंसान, अब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे फिर मरते नहीं हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो रेजिस्टेंस है ना, ये नेचुरल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि पहले फैमिली में पहले किसी को था, फिर आगे वो ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि एक्वायर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है, नेचुरल और एक्वायर्ड दोनों तरीके से हो सकता है। और रेजिस्टेंस का मतलब आपको बता दिया कि बार बार वही एंटीबायोटिक लेने से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि उस पर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक टाइम के बाद उस एंटीबायोटिक का। ठीक है, अब आगे देखिए क्रॉस रेजिस्टेंस, ये टर्म क्या होती है, क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होती है? देखिए, जैसे ही आपने एक एंटीबायोटिक ली, लगातार कोई भी इंसान ले रहा है, अब वो रेजिस्टेंट हो गया उस एंटीबायोटिक से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब वो ले तो रहा था एक एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंस होना चाहिए उस एक एंटीबायोटिक से, लेकिन साथ साथ और दूसरी जो एंटीबायोटिक्स हैं जो उसने ली नहीं है, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्रॉस रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू वन एंटीबायोटिक मे बिकम रेजिस्टेंट टू अनदर, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेजिस्टेंस। राइट, समझे होगे आप? वो ले तो रहा है एक एंटीबायोटिक बार बार। ठीक है, होने तो चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एक एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस, लेकिन वो साथ साथ उसके साथ साथ जो दूसरी एंटीबायोटिक है जो उसने ली ही नहीं है उसके खिलाफ भी हो जाए। ठीक है, तो फिर वो जो दूसरी एंटीबायोटिक भी खाएगा ना, तो वो भी कोई असर नहीं दिखाएगी। तो इसी को क्रॉस रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगर कहीं टर्म आए क्रॉस रेजिस्टेंस, तो इस समझ जाना क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कुछ टर्म्स जो कि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है मेडिसिनल केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर भी आसान है, क्लासिफिकेशन भी आसान है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन याद करनी है, कैसे याद करनी है, क्या क्या याद करना है, सिलेबस के अंदर बाहर क्या चीज़ याद करनी है, वो सब बताऊंगा। और हर एक लेक्चर के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा एंटीबायोटिक पे होगा, और वो होगी पेनिसिलिन। फिर हमारा होगा सिफेलोस्पोरिन, और फिर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमारी ये जो 3 एंटीबायोटिक होती है ना, ये होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोला जाता है इन तीनों को।
ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंडर आती है तीनों एंटीबायोटिक, और ये तीनों एंटीबायोटिक बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा पेनिसिलिन के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।